ड्रामे की शुरुआत जिया से होती है, जो कि नशे में धुत दो आदमियों से अपनी इज्जत बचा करके भाग रही होती है, क्योंकि उन दो आदमी ने उसे जानबूझकर के नशा दिया था ताकि वो उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर सके। अब जिया बेचारी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलती है और गलती से हान के रूम में एंटर कर जाती है और उसे पकड़ करके कहने लगती है कि प्लीज अंकल मेरी मदद करिए। हान तो उसे देख करके पूरी तरीके से हैरान रह जाता है कि आखिर ये अनजान लड़की मेरे रूम में घुस कैसे आई। जहाँ हान उसे बहुत ध्यान से देखते हुए सोचने लग जाता है कि तो बहुत छोटी लग रही है और इसके साथ में हुआ क्या है जो इस तरीके से मेरे रूम में चली आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि नशे में धुत है। यहाँ पर हान उसे दीवार की तरफ पुश करते हुए कहता है कि चूंकि तुम खुद चल करके मेरे रूम में आई हो तो इन सब की जिम्मेदार तुम होगी। इतना कहकर के वो उसे किस करना शुरू करता है। जहाँ जिया उसे रोकते हुए कहती है कि अंकल जरा मेरे साथ में नरमी के साथ में पेश आइए। तो हान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में जेंटल रहूंगा। इतना कहकर के वो उसे उठा करके ले जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जिया की जब आंख खुलती तो उसे इस बात का एहसास होता है कि कल रात उसने क्या किया था। जहाँ वो हान को देख करके पूरी तरीके से शर्मिंदगी से भर जाती है और सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो नाइट एक्सपेंड कर लिया है। और यहाँ पर वो धीरे से उठ करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक हान उठ जाता है और उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो। यहाँ पर वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, क्योंकि रात में तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अब तो तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर के जिया समझ नहीं पाती कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कल मेरी जान बचाई थी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। हान उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार अंकल क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा बूढ़ा लगता हूँ। जिस पर जिया हिचकिचाते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा तो ठीक है, मैं आपको ब्रदर कह सकती हूँ। ये सुनकर के तो हान की गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और कहता है कि बकवास बंद करो। ये सुनकर के जिया डर के मारे वहाँ से जाने लगती तो हान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। जिस पर जिया कहती है कि देखिए कल आपने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहती हूँ, मैं खुद से अपने आप को संभाल लूंगी। जिस पर हान अपना कार्ड निकालते हुए उसे देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम किसी परेशानी में हो। ये सुनकर के जिया कहती है कि देखिए मैं खुद को यहाँ पर बेचने के लिए नहीं आई थी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। ये देख करके तो हान में काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने दिन तक नाटक करती रहती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ ग्रीडी होती हैं, जो कि मेरे जैसे अमीर आदमी को फंसाती हैं। जहाँ हान अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि कल रात जो लड़की मेरे साथ में सोई थी उसकी सारी डिटेल निकालो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। इधर जिया बेचारी बैठ करके नूडल्स खा रही होती है, तभी उसके पास में उसके अंकल आंटी की कॉल आती है, जो कि उसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुमने अभी तक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं, क्या तुम्हें अपनी दादी माँ का इलाज नहीं करवाना है। ये सुनकर के तो जिया भड़क जाती है और कहती है कि मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं और दादी तो वैसे भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर वो कैसे बीमार फिर से पड़ गई। आप लोग मुझसे झूठ बोल करके इस तरीके से पैसे नहीं ऐड सकते। इस बात पर वो दोनों भड़क जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, हमें तुम्हें पहले ही वहां को भेज देना चाहिए था। ये सुनकर के तो जिया कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। जहाँ वो दोनों दादी को लेकर के उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तुम अपनी दादी को कभी भी नहीं देख पाओगी। इतना कह करके वो कॉल काट देते हैं। अब तो जिया बेचारी काफी परेशान हो जाती है और याद करने लग जाती है कि हान उसे क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था, जिसे वो रिजेक्ट कर दी थी। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि वही एक इंसान है जो कि मेरी मदद कर सकता है, अगर मैं उससे पैसे उधार ले लेती हूँ तो मैं बाद में पैसे चुका दूंगी। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जहाँ उसका डॉक्टर से चेक करने के बाद में बताता है कि आपके हार्ट की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रही है। ये सुनकर के हान सोचने लग जाता है कहीं ये उस लड़की की वजह से तो नहीं है। फिर वो इस बात को डिनाई कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब तुम्हारे इलाज का नतीजा है। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की आपके हार्ट की प्रॉब्लम में इलाज करने में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन हान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस उस लड़की को आपकी दादी ने नहीं भेजा था, बल्कि वो लड़की नाइट क्लब में काम करने वाली एक लड़की है। ये सुनकर के तो हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो तो एक चीप से बार में काम करने वाली लड़की है जिसके साथ मैंने नाइट एक्सपेंड कर लिया। इतने पर वहाँ पर जिया पहुंचती है, जो कि बाहर से नॉक करती है। तो असिस्टेंट बाहर जाता है तो जिया उससे पूछती है कि मैं आपके बॉस से मिलना चाहती हूँ और उनसे मिलकर के कुछ बात करना चाहती हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है आप यहीं पर वेट करिए, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर के वो अंदर हान के पास फिर से वापस जाता है और उससे कहता है कि कल रात वाली लड़की आपसे मिलना चाहती है और वो बाहर खड़ी है। ये सुनकर के हान उससे कहता है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, उसे यहाँ से भगा दो। जिस पर असिस्टेंट बाहर जाता है और वो उससे कहता है कि माफ करिएगा बॉस आपसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है। ये सुनकर के जिया अपना फोन नंबर लिख करके उसे देती है और कहती है कि जब भी आपके बॉस फ्री हो तो प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे एक बार कॉल कर लेंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके जाते ही असिस्टेंट उसका नंबर फाड़ करके फेंक देता है, क्योंकि वो जानता था कि हान को उस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब बेचारी जिया बाहर जाकर के मायूस होकर के बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ, हान तो उससे मिलने के लिए तैयार तक नहीं था। तभी हान अपने बॉडी गार्ड्स के साथ में होटल से बाहर आता है, जहाँ वो कार में जाकर के बैठ जाता है। तभी जिया उसे देखती है और कहती है कि अंकल तो यहीं पर है, लेकिन तब तक हान की कार चल देती है, जिस पर जिया कार के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। ये देख करके तो असिस्टेंट काफी हैरान रह जाता है और कहता है कि बॉस ये लड़की तो आपका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती है। तो हान उससे कहता है कि इस लड़की से जाकर के जल्दी से डील करो, मेरे पास में समय नहीं है। इस बात पर असिस्टेंट बाहर निकलता है और जिया को दूसरी तरफ लेकर के जाता है और कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। जिस पर जिया जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि अंकल मेरी मदद करिए, मुझे पैसों की जरूरत है,
मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए, मैं बाद में सारे पैसे चुका दूंगी। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी जैसी ग्रीडी लड़कियों से बॉस नफरत करते हैं, इसीलिए जितना हो सके मेरे बॉस से दूर रहो। इतना कह करके वो वापस से जाकर के कार में बैठ जाता है। तभी हान के पास में उसकी दादी की कॉल आती और वो उससे कहती है कि अगर आज तुम मेरी बहू को घर लेकर के नहीं आए तो मैं इसी दरवाजे पर लटक करके अपनी जान दे दूंगी। ये सुन करके तो हान काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं इतनी जल्दी कैसी कैसी लड़की को लेकर के आ सकता हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो दादी कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़कियों को सिलेक्ट करती हूँ तो तुम उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। अब तो हान के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और वो जिया के बारे में सोचने लगता है और ना चाहते हुए भी कार से उतर करके जिया के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जानना है। तो जिया कहती है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो हान उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम नाइट क्लब में काम करती थी, तो मुझसे पहले तुमने कितने आदमियों को सर्व किया है। ये सुन करके तो जिया का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और वो सोचने लग जाती है क्या इन्हें पता है कि मैं नाइट क्लब में जॉब करती थी, इसीलिए मुझे इतनी नीची निगाहों से देखते हैं। यहाँ पर जिया उससे कहती है कि मैं वहाँ पर मजबूरी में काम करती थी, मैं खुशी से वहाँ पर काम करने के लिए नहीं गई थी। तो हान कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो मैंने पूछा उसका साफ साफ जवाब दो। तो जिया कहती है कि मैंने ड्रिंक बेचने के लिए कई लोगों को सर्व तो जरूर किया है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ में सोई नहीं हूँ। आप वो पहले इंसान है जिसके साथ में मैंने नाइट एक्सपेंड किया था। तो हान कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवाऊँ, क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो। तो जिया कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इतना कहकर के वो उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ देर के बाद में जिया का रिजल्ट आता है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हान उसकी जिंदगी का पहला ऐसा लड़का है जिसके साथ में उसने नाइट एक्सपेंड किया है। अब ये देख करके हान श्योर हो जाता है कि उसने उससे पहले कभी भी किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड नहीं किया था, इसीलिए वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त इतना है कि तुम मेरी वुमेन बन करके रहना पड़ेगा। ये सुन करके तो जिया शॉक रह जाती है और कहती है क्या कहा आपने। तो हान उससे कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें मेरी वुमेन बनने का नाटक करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें सैलरी दूंगा। ये सुन करके जिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ हान उसे अपने घर लेकर के जाता है और सभी मेट से उसका परिचय कराता है और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर हान उसे पीछे ही छोड़ करके अपने रूम के अंदर जाने लगता है, जहाँ जिया बेचारी अपना सूटकेस उठा करके खुद से ले जाती है। तो हान उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम मेरे बगल वाले रूम में रहोगी, ना कि मेरे साथ में रहोगी। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात को बटलर नोटिस कर लेता है और वो दादी को कॉल करके बताता है कि युवा मास्टर एक लड़की को लेकर के यहाँ पर आए तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी नकली गर्लफ्रेंड है, उन्होंने उसे हायर किया है। ये सुनकर के तो दादी के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहती है कि मुझे तो पहले से ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही करने वाला है, रुक जाओ मैं अभी वहाँ पर आती हूँ, तब मैं इसे बताऊंगी। अब दादी आधी रात में सीधा वहाँ पर पहुँचती है, जिन्हें देख करके सारी मेड हैरान रह जाती है कि दादी आधी रात में क्या करने चली आई। जहाँ दादी चिल्ला करके कहती कि कहाँ हो तुम बदमाश, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। उनकी आवाज सुन करके तो जिया भी काफी हैरान रह जाती और वो सोचती कि लगता है कि अब हम लोग का काम तमाम हो गया, अब तो दादी को सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रूम में सोए थे। हान भी खड़ा होकर के सोचने लग जाता है कि दादी आधी रात में यहाँ पर कैसे आ गई। अब दादी गुस्से से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए उसे आवाज लगाने लगती है और कहती है कि निकले तुम बदमाश अपने रूम में से, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अब तो हान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उधर जिया भी काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग रूम में थे। अगर हान अपने रूम में से अकेला निकलता तो दादी उसके हाथ पैर तोड़ करके रख देती। जहाँ दादी हान के रूम के बाहर खड़ी होकर के चिल्लाने लगती कि जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या मैंने तुम्हें अपनी दादी से झूठ बोलना इसी तरीके से सिखाया है। अब कंटिन्यू दरवाजा नॉक करने पर भी वो दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे होते हैं, इसीलिए दादी का पेशेंस बिल्कुल स्नैप हो रहा होता है। तो मेट कहती कि लगता है कि युवा मास्टर सो गए। तो दादी कहती कि मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, इतनी जल्दी सोने वालों में से नहीं है। अब दादी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए वो दूसरी चाबी से उस दरवाजे को खोल देती है, जहाँ हान अपने रूम में नहीं होता है। ये देख करके तो दादी काफी शॉक्ड रह जाती है और कहती कि लगता है कि बदमाश यहाँ से भाग गया। इधर हान किसी तरीके से छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से जिया के रूम तक पहुंच जाता है, ताकि वो ये बात प्रूव कर सके कि वो जिया के साथ में सोया है। उसे देख करके जिया भी काफी हैरान रह जाती है। इस तरीके से छुपते छुपाते आने के चक्कर में हान के पैर में चोट लग चुका होता है, जहाँ वो उसके ऊपर बेड पर ही टूट पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों की आवाजें बाहर तक जाने लगती है, जिन्हें सुन करके तो दादी भी काफी हैरान रह जाती है और वो फौरन से दरवाजा खोल करके अंदर जाती है। तो उन दोनों को इस पोजीशन में देख करके तो एकदम शर्मिंदगी से भर जाती है और खुश भी हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम लोग कंटिन्यू रहो। इतना कहकर वो फौरन से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है और खुश होकर कहने लग जाती है कि अब जल्दी मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलने वाले हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर जिया हान से कहती है कि अब तो दादी चली गई, क्या आप इसी तरीके से मेरे ऊपर लेटे रहेंगे, जिस पर हान उसे किस कर लेता है। ये देख करके तो जिया शॉक रह जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हूँ, कोई मैं आपकी असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो हान कहता है कि उससे क्या हुआ, मैं एक किस तो कर ही सकता हूँ। इतना कह
करके वो उसे दोबारा से किस करता है, जिस पर जिया फिर से उसे खुद से दूर करती। तो हान कहता है कि आखिर तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो, एक किसी तो कर रहा हूँ, मेरे इस किस से तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाओगी। इतना कह करके वो उसे फिर से किस करता है, पर हान तो हान था, वो किस करते करते इतना आगे निकल जाता है कि वो उसके साथ में फिर से नाइट एक्सपेंड कर लेता है। ये सब होने के बाद में जिया को याद आता है कि उसे तो अपने अंकल आंटी को पैसा भेजना है ताकि दादी की सर्जरी हो सके, इसीलिए वो हान से कहती है क्या मुझे एडवांस में मेरी सैलरी मिल सकती है। तो हान कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूँ, अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और तुम पैसे लेकर के भाग गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। ये सुनकर के जिया कहती है प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतने पर हान उसे फिर से प्यार से किस करता है और यहाँ पर फिर से दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। जहाँ जिया सो जाती है, जहाँ हान उसे बहुत प्यार से उसकी चीख पर किस करता है और उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो जिया को चाहने लगा है। जहाँ वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में जिया जब उठती है तो वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसके अकाउंट में पैसे होते हैं, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती है और अपने अंकल आंटी को पैसे भेज देती है। लेकिन उसके अंकल आंटी इतनी ज्यादा ग्रीडी होते हैं कि वो दोबारा से कॉल करके उससे और भी ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि दादी की सर्जरी में और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि जितने पैसे तुमने भेजे थे वो बहुत कम है, इतने में सर्जरी नहीं हो पाएगी। इतना कह करके वो कॉल काट देते हैं। अब तो जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर के हान को कॉल करती है, पर उसका फोन असिस्टेंट रिसीव करता है और कहता है कि बॉस तो फ्री नहीं है। तो जिया कहती है कि आखिर वो कब तक फ्री होंगे, तो वो कहता है कि कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इवन वो तो इस सिटी में है ही नहीं। ये सुनकर के तो जिया काफी मायूस हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो पैसों का इंतजाम कैसे कर सकती है, क्योंकि 2 से 3 दिन तक दादी की सर्जरी को होल्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी क्लब में कॉल करती है, जहाँ उसकी ऑनर कॉल उठाती है। तो जिया उसे फिर से काम मांगने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने पहले यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया है, तुम उस दिन 2 कस्टमर को सर्व तक नहीं कर पाए। तो जिया कहती है कि उस दिन मुझे जानबूझकर के नशा दिया गया था, जहाँ वो 2 आदमी मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद को प्रिपेयर करके आना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े आदमी आने वाले हैं जिन्हें तुम्हें अच्छे से सर्व करना पड़ेगा। तो कहती है कि ठीक है। अब ना चाहते हुए जिया को फिर से क्लब जाना पड़ता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियों को तैयार किया जाता है उन 2 बड़े आदमियों के सामने भेजने के लिए, जिनमें से वो आदमी उन्हें सिलेक्ट करने वाले थे। जहाँ क्लब के ऑनर जिया को वार्निंग देते हुए कहती कि अगर इस बार तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर के सभी लड़कियों को उन आदमियों के सामने भेज दिया जाता है और वो रिच आदमी कोई और नहीं बल्कि हान होता है और उसका बिजनेस पार्टनर होता है। जहाँ हान उन सभी लड़कियों को देखता है और जिया को देख करके तो उसे गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है कि आखिर अब यहाँ पर फिर से क्यों आ गई। तभी जिया भी हान को देखती है और उसे देख करके तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि हान इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यहाँ पर उसका पार्टनर नोटिस करता है कि हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है। हान यहाँ पर कहता है कि कुछ लड़कियां अपनी फितरत को कभी भी चेंज नहीं कर सकती है, और वो खड़ा होकर कहता है कि लगता है कि तुम इस महीने कुछ ज्यादा ही पैसे कमाना चाहती हो। ये सुनकर के दूसरी लड़की देखती कि हान तो काफी ज्यादा गुस्से में, इसीलिए वो उससे कहती कि मिस्टर हान आप परेशान मत हुई, ये नहीं है, इसीलिए मैं इसकी जगह ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हान गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बीच में बोलने की। इतने पर जिया को वोमिटिंग आने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी वोमिटिंग रुक नहीं रही थी। और जैसे ही वो बाहर जाती है वहाँ पर उसे 2 गुंडे मिल जाते हैं, जो कि मूवी की शुरुआत में उसका पीछा कर रहे होते हैं, और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि हमने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है। अब कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद में वो दोनों जिया को पहचान जाते हैं और फिर से उसे पकड़ करके उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, जिस पर जिया उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है और वो उन दोनों को उसके साथ में देखकर कहता है कि अच्छा तुम 2 आदमियों को आज संभालने वाली हो। तो जिया कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए। लेकिन हान फिर भी ऐसे ही खड़ा होकर के तमाशा देख रहा होता है, जहाँ वो दोनों आदमी उसे घसीट करके रूम में ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से हान उन दोनों को एक किक मार करके जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को इस क्लब में आने से बैन करो, मैं दोबारा से इन दोनों को कभी भी यहाँ पर न देखूं। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ में लेकर के चला जाता है और घर ला करके उसे बिस्तर की तरफ पुश करके उसके साथ में गुस्से से जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर जिया कहती है कि प्लीज मेरे साथ में सब मत करिए। तो हान उसे कहता है क्यों, क्या मेरे तरीका तुम्हें पसंद नहीं आया जब तुम उन 2 आदमियों के साथ में जाने के लिए तैयार हो गई थी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे इतने ज्यादा पसंद है कि तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और जब वापस से लौट करके आता है तो वो जिया के ऊपर ढेर सारे पैसे फेंकते हुए फिर से उसके साथ में गुस्से से जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर वो उसे एक थप्पड़ मार करके वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है उसके पास में उसके अंकल आंटी उसकी दादी की वीडियो भेज देते हैं, जिसे देख करके तो एकदम फ्रीज हो जाती है और सोचने लग जाती है कि अगर मैंने पैसे नहीं भेजे तो वो दोनों मिलकर के दादी का काम तमाम कर देंगे। और यही सोच कर के वो फिर से हान के पास वापस से लौट करके आती है और उससे कहने लग जाती है कि आपने अभी भी मुझसे कहा कि आप मुझे 2 गुने पैसे देंगे। ये सुन करके तो हान कड़वी हंसी हंसते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने एक ऐसी लड़की को अपने साथ में रखा है जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है। इतना कह करके वो उसे घसीटते हुए बेड पर पुश कर देता है, जहाँ वो उसके साथ में गुस्से से नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह जब जिया उठती है तो हान उसकी तरफ क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए कहता है कि इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ और दोबारा से मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। ये
सुनकर के तो जिया को काफी बुरा लगता है और वो चाहती तो थी कि वो उसे सारी बातें बताए, लेकिन वो उसकी इतनी कड़वी बातें सुन करके कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में हान अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मुझे जिया की सारी डिटेल चाहिए, एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। इधर जिया गुस्से से बाहर आ तो जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वो रास्ते में बेहोश हो जाती है, जहाँ एक लड़की उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराती है। कुछ देर के बाद में जिया को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तभी उसे उसकी दादी की वीडियो याद आती है, जिसे सोच करके वो उठ जाती है और कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे तो दादी के पास होना चाहिए। और यही सोच करके वो हॉस्पिटल के बेड से चली जाती है। कुछ देर के बाद में नर्स उसका रिपोर्ट लेकर के आती है तो वो देखती कि पेशेंट तो गायब है, जहाँ वो कहने लग जाती कि इतनी छोटी सी लड़की दो बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है और इस तरीके से भाग दौड़ कर रही है और अब तो ये हॉस्पिटल से भी गायब हो गई। दूसरी तरफ हान का असिस्टेंट उसे कॉल करके जिया की सारी कंडीशन बता देता है कि किस तरीके से उसके अंकल आंटी उसे ब्लैकमेल करते आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से वो नाइट क्लब में काम करती थी। ये सब सुन करके तो हान को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो समझ जाता है कि जिया को आखिर पैसों की क्यों जरूरत थी। और वो असिस्टेंट से पूछता है कि अभी जिया कहाँ है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो अपनी दादी के पास गई है। ये सुनकर के हान फौरन से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया जब अपने घर पहुंचती तो वो देखती कि उसके अंकल आंटी मिलकर के वांग के साथ में मजे से गेम खेल रहे होते हैं। जहाँ वो फौरन से दादी के पास अंदर जाती है तो वो देखती कि दादी तो सो रही थी। तो वो अपने आंटी से पूछती कि आखिर आपने मुझे इस तरीके की वीडियो क्यों भेजी। तो उसकी आंटी कहती कि हमने तो इसी तरीके से तुम्हें वो वीडियो भेज दी थी ताकि तुम जल्दी से हमारे पास चली आओ। देखो ये अंकल वांग है जो कि तुमसे मिलना चाहते थे। अब वांग को देख करके तो जिया समझ जाती है कि आखिर उन लोगों ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, इसीलिए वो फौरन से पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन इतने पर उसकी आंटी उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पुलिस को कॉल करने की। जिस पर जिया कहती है अगर आप लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस स्टेशन जा करके आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। इस बात पर उसकी आंटी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम लोगों से जबान लड़ाने की, क्या हम लोगों ने इसीलिए तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस करके बड़ा किया था। अब यहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल ही रहा होता है, तब तक वहाँ पर हान पहुंच जाता है और जिया को इस तरीके से फ्लोर पर देख करके तो उसका दिल टूट करके रह जाता है और वो फौरन से जिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ उसकी आंटी कहने लग जाती है कि आखिर ये जंगली आदमी कौन है और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। जिस पर हान उन्हें बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अगर मेरी वुमेन को किसी ने भी हाथ लगाने की हिम्मत भी कर दी तो मैं उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज तुम लोगों से ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज से तुम्हारा मेरी जिया के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है, इसीलिए इसकी जिंदगी से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिया उसे बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए पूछती कि आपको ये जगह कैसे पता चली। तो हान उससे कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब से तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो। अब हान को इस तरीके से अपना साइड लेते हुए देख करके जिया सोचने लग जाती है काश कि मेरा असली में बॉयफ्रेंड होता तो मैं कितनी खुश नसीब होती कि मुझे इनका प्यार नसीब होता। इतने पर दादी भी जग जाती है और वो पूछने लग जाती है कि ये तुम्हारे साथ में कौन है। तो हान बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और बहुत जल्दी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर के तो दादी काफी खुश हो जाती है। जहाँ वो हान से कहती है मेरी जिया बहुत मासूम है, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना और इसे कभी भी हर्ट मत करना। तो हान कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ दादी की इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना कह करके वो जिया को लेकर के चला जाता है। जहाँ हान उसे वापस से अपने घर लेकर के जाता है और उसके सामने बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट प्रेजेंट करता है। ये देख करके तो जिया हैरान रह जाती और वो कहती कि सब मुझे नहीं चाहिए। तो हान कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी सैलरी में से इन सभी के पैसे नहीं काटने वाला हूँ, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब जिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती है और कहती कि ठीक है। जिसके बाद में हान उसे अपने रूम में लेकर के जाता है और कहता है कि अब से तुम मेरे ही साथ सोओगी, तुम्हें दूसरे रूम में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। तो जिया कहती कि वो सब तो ठीक है, मैं आपकी नकली गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए अब से मेरे साथ में कुछ और करने के बारे में सोचिएगा भी मत। इस बात पर हान शांत हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जिया उसके रूम में जाने के बाद में शावर लेने के लिए चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो हान का तो जैसे गला ही सूखने लगता है और वो उसको देखने ही लगता है और सोचने लग जाता है कि मुझे क्या हो रहा है। तब तक उसके पास में दादी की कॉल आ जाती है तो हान को ना चाहते हुए भी जिया के करीब जाना पड़ता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पर दिखा सके। अब जिया तो हान से चिपकी जा रही होती है जिसकी वजह से हान का गाल लाल हो जाता है। तो दादी पूछती कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो हान किसी तरीके से बात को बदलते हुए कहता है कि दादी मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देता है और जिया से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए। अब ये सुनकर के तो जिया का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो अपना फेस छुपा लेती है। जहाँ हान फौरन से शावर लेने के लिए चला जाता है और सोचता है कि आखिर मैं अपने ऊपर से सेल्फ कंट्रोल इस तरीके से कैसे खो सकता हूँ। अगली सुबह ये जब सो करके उठती है तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कब तक इस तरीके से हान के ऊपर डिपेंड रहूंगी, मुझे कुछ न कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ेगा। तभी वो मोबाइल पर बहुत सारे वैकेंसीज को देखती है जिनमें से एक में वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, पर वो जैसे ही कंपनी में इंटर करती है वहाँ का असिस्टेंट उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पर 40+ वाली एज वालों को जॉब मिलती है, तुम तो अभी 20 की होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकता है क्योंकि हमारे बॉस को छोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पर जिया हैरान होकर कहने लग जाती है कि इससे एज का क्या मतलब है, मेरे पास टैलेंट है। लेकिन
वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ये सब देख करके तो जिया काफी मायूस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से हान आता है और वो जिया को देख लेता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो लड़की यहाँ पर जॉब के लिए आई थी, पर जैसा कि आपको यंग लड़कियां पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। तो हान कहता है कि अगर वो साफ सफाई के डिपार्टमेंट में काम करना चाहे तो उसे ऑफर दे दो। ये सुनकर के असिस्टेंट भागता हुआ जिया के पास आता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। ये सुनकर के तो जिया काफी खुश हो जाती है, जहाँ असिस्टेंट उसे साफ सफाई के डिपार्टमेंट में काम करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर के तो जिया काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी इस जॉब को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ उसे बहुत सारी ओल्ड कर्मचारी मिलती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि हमारे बॉस थोड़े से दिमाग से हिले हुए इंसान है, जिन्हें यंग लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। एक काम करोगे, तुम अपने फेस पर मास्क लगा करके यहाँ पर काम करना, वरना अगर बॉस ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वो जॉब से निकाल देंगे। ये सुनकर के तो जिया काफी हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये किस तरीके का विक्षिप्त इंसान है। अब अगली सुबह जिया जल्दी से उठ करके जॉब पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो हान उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जिया कहती है कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मैं जॉब पर जा रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे कंपनी के जो बॉस है वो पूरी तरीके से मेंटल है, उन्हें यंग लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सारे कर्मचारी तो मुझसे यही कह रहे थे। ये सुनकर के तो हान का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसी के बारे में वो सारी बातें कर रहे होंगे। अब जिया जल्दी से कंपनी में जाकर के अपनी साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है, जिसे देख करके तो वो हैरान रह जाती है और पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं निठल्ला हूँ जो कि मेरे पास में कोई भी काम नहीं है, और क्या मैं तुमसे पूछ करके कहीं भी आऊंगा जाऊंगा। ये सुनकर के वो कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, अगर मेरे बॉस ने मुझे आपके साथ में बात करते हुए देख लिया तो वो पक्का नाराज हो जाएंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जिस पर हान वहाँ से अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड आदमी आता है, जिसे देख करके जिया सोचती कि यही उसकी बॉस है। तो वो आदमी कहता है कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, अभी भी जो यहाँ से गए वही इस कंपनी के मालिक है। ये सुनकर के तो जिया पूरी तरीके से शॉक रह जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि हान है। और वो हान के सामने झुकते हुए सॉरी कहते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है और फौरन से अंदर जाकर के अपने मोबाइल पर हान के बारे में सर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि ये बात तो सच है, वही इस कंपनी के मालिक है। अब ये देख करके तो सोचती कि आखिर मुझे यहीं आना था जॉब के लिए। अब जिया हान के कैबिन में जाकर के वहाँ की साफ सफाई करने लगती है। हान तो उसे घूरे ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली की एंट्री होती है, जो कि हान की लवर होती है और उसे काफी टाइम से शादी करना चाहती थी, लेकिन हान उसके में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और उसे वो कई बार रिफ्यूज कर चुका था। इस बात के लिए वो भड़क जाती है और कहती कि मैंने सुना है कि तुम किसी कर्मचारी के चक्कर में पड़ गए हो। ये सुनकर के हान कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें नहीं लाइक करता हूँ और ना ही मैं तुमसे जिंदगी में कभी शादी करूंगा। जिस पर लिली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने मॉडल के करियर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सिंपल हाउस वाइफ बन करके तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन हान उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब कुछ देर के बाद में कुछ एम्प्लॉयज कुछ फाइल लेकर के हान के कैबिन में आते हैं, जहाँ जिया भी अपना काम कर रही होती है, लेकिन हान तो उन फाइल्स को छोड़ करके जिया पर पूरा फोकस दिए होता है और उसे देखे ही जा रहा होता है। अब उसे इस तरीके से किसी सफाई कर्मी को देख करके तो सभी एम्प्लॉयज के ऊपर शक करने लगते हैं कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, वो इस तरीके से तो कभी भी किसी को नहीं देखते थे। जहाँ एक एम्प्लॉय कहता है कि बॉस ये फाइल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे देख करके इस पर एक बार साइन कर दीजिए। जिस पर हान कहता है कि अभी मैं इस काम को करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में साइन करके भिजवा दूंगा। ये सुन करके वो सभी कानाफूसी करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जिया भी अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगती है तो हान उसे रुकने के लिए कहता है और उसे अपने पास बुलाता है। तो जिया काफी हिचकिचाती है, उसके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। तो हान उसे कहता है कि आखिर तुमने मास्क क्यों पहन रखा है और ये टोपी क्यों लगा रखा है। तो जिया कहती है कि यहाँ की कंपनी का रूल है, क्योंकि आपने ये रूल बनाया कि यहाँ पर 45+ के लोग ही काम कर सकते हैं और मैं यहाँ की सबसे छोटी लड़की हूँ, इसीलिए मैंने अपना फेस कवर किया हुआ है ताकि लोगों को शक न हो। तो हान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मास्क और टोपी को निकाल करके फेंक दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर के जिया सोचती कि आदमी कितना जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो फौरन से वो दोनों चीज रिमूव कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है तो हान उसे देखते ही रह जाता है। अब शाम को जिया जैसे ही काम से छूट करके बाहर आती है, उसे एक लड़का अप्रोच करता है जो कि उसी कंपनी में गार्ड का जॉब करता था और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्यों ना हम साथ में घर चले। ये सुनकर के तो जिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वही हान इन दोनों को देख रहा होता है अपनी कार में बैठ करके और उसकी जलेसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इधर जिया के दिमाग में चल रहा होता है कि उसे उसकी पहली सैलरी मिली है तो क्यों ना वो हान को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे, लेकिन उसे ये बात नहीं पता था कि आखिर लड़कों को क्या पसंद आता है। इसीलिए वो चैन से पूछती कि अगर मुझे किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो उसे क्या पसंद आ सकता है। अब जैसा कि चैन भी लड़का था तो वो उसे सलाह देता है कि तुम्हें वॉच गिफ्ट करना चाहिए। अब जिया खुशी खुशी हान के लिए वॉच खरीदने के लिए चली जाती है। हालांकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जितने पैसे थे उसमें वो एक प्यारा सा वॉच खरीद करके आती है, लेकिन उसे वॉच खरीदने में काफी लेट हो जाता है। जब वो घर के अंदर घुसती है तो देखती कि हान काफी गुस्से में है और वो उसे कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया है, इसलिए तुम इतने लेट नाइट घर आ रही हो। ये सुनकर के जिया थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन वो फिर हिम्मत जुटा कर कहती है मैं तो आपके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी। अब ये सुनकर के हान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और उसे देखने लग जाता है, जहाँ जिया उसे घड़ी गिफ्ट करती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाता है और सारी
बातें भूल जाता है। जहाँ जिया उससे कहती है कि आप मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा ही मेरी हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने एक गिफ्ट आपके लिए खरीदा है। तो हान कहता है अगर सच में तुम मुझे किसी चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते तो मुझे एक चीक पर प्यारी सी किस दे दो। ये सुनकर के तो जिया काफी शर्मा जाती है और बहुत प्यार से उसकी चीक पर किस करती है। अगले दिन हान अपने फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करता है जिसमें कि लिली भी बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर जिया आती है जिसे देख करके सभी कहने लग जाते हैं कि ये कौन है। तभी उनमें से एक हान का फ्रेंड कहता है कि ये तो जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि हान की गर्लफ्रेंड है क्योंकि मैंने इसे कई बार हान के साथ में देखा है। इतने पर हान जिया को बहुत प्यार से अपने पास खींच करके गोद में बिठा लेता है। पर ये सब देख करके तो लिली को आगी लग रही होती है और वो कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़की कहाँ से हान की गर्लफ्रेंड लग रही है, तो इसकी स्टेटस की भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन किसी को इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कह सकते हो। इतने पर हान जिया को बहुत प्यार से सबके सामने किस करने लगता है और इस बात से तो लिली की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि एक किस करने से साबित नहीं हो जाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर साबित करना है तो इसके साथ में एक बेबी पैदा करके दिखाओ। खैर तुम तो ऐसा कर भी नहीं सकते हो, अगर कर दी तब मैं तुम्हें समझूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है जहाँ सभी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। हान जिया से कहता है कि तुम्हें भी जा करके आराम करना चाहिए। यहाँ पर हान का मूड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जिसे देख करके जिया भी वहाँ से चली जाती है। अब जिया के दिमाग में लिली की सारी बातें चल रही होती है कि हान को उसकी स्टेटस की लड़की चाहिए और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैं फालतू में इन दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। लिली तो हान की स्टेटस की लड़की है, फिर वो उसे क्यों नहीं चाहता है, क्यों मुझे बीच में फंसा करके रखा है। तभी वहाँ पर हान नशे में धुत कमरे में इंटर करता है और जिया के पास जा करके उसे किस करने लगता है, जिस पर जिया उसे खुद से दूर करने लगती है। लेकिन हान उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, इसीलिए उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है आप मेरे साथ में हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब चाहे तब आप आ जाते हैं और मुझे किस करने लगते हैं, जब चाहे तब आप मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं, मैं कोई आपका खिलौना नहीं हूँ। इतना कह करके वो अपना मुंह ढक करके रोने लगती है। यहाँ पर हान अपने पास्ट को याद करने लग जाता है कि उसका एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था कि कभी भी फादर नहीं बन पाएगा और आज इसी बात के लिए लिली उसे ताना मार करके सबके सामने से गई थी। इस बात से हान बहुत ही ज्यादा हर्ट था। अब अगले दिन जिया जैसे ऑफिस जाती तो वहाँ पर कुछ न्यू एम्प्लॉयज को देखती है जो कि काफी ज्यादा यंग थी और वो यहाँ पर कहने लग जाती कि अब से बॉस के ऑफिस की सफाई मैं करूंगी, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिया को लगता है कि कल रात की वजह से हान उसे अपने ऑफिस में और नहीं चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन कुछ देर के बाद में वो देखती है कि वो न्यू एम्प्लॉय बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि हान ने उसे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल दिया होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और जिया से कहता है कि बॉस ने अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दिया है और वो पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ही उन्हें कंट्रोल में ला सकती हैं। ये सुनकर के जिया भागती हुई हान के ऑफिस की तरफ जाती है और काफी ज्यादा हिम्मत जुटा करके अंदर जाती है जहाँ हान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे करीब जाकर के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी किसी और को मेरे ऑफिस में भेजने की, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गई हो कि तुम मेरे ऑफिस में भी आना पसंद नहीं करती हो। ये सुनकर के जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर जिया हान के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन हान के ऊपर तो बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेशन सवार था, इसीलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनता है और अपनी तरफ खींच करके कहता है कि आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। इतना कह करके उसे टेबल की तरफ पुश कर देता है और उसके साथ में गुस्से से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है जिस पर जिया रोने लगती है और कहने लग जाती है कि आप एक मॉन्स्टर है और एक राक्षस है। अब उसे इस तरीके से रोता हुआ देख करके हान उसे छोड़ देता है जहाँ जिया रोती हुई बाहर चली जाती है और उसे इस तरीके से रोता हुआ पूरी कंपनी देखती है जहाँ जिया अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। लेकिन तभी चैन उसे फिर से अप्रोच करता है और उसे कहने लग जाता है कि मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ और मैं ये बात काफी समय से तुम्हारे सामने कन्फेस करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस बात पर जिया उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन यहाँ पर चैन काफी ज्यादा पागल हो जाता है और उसे पकड़ करके किस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर हान अपनी कार में बैठ करके सारा नजारा देख रहा होता है और उसकी जेलसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से जा करके जिया को चैन से दूर करता है। चैन कहता है कि बॉस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो एक छोटी सी एम्प्लॉय है और हम दोनों तो ऑफिस से छूट गए हैं, फिर आप इसमें आकर के इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं। तो हान कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। ये सुनकर के तो चैन काफी डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है जहाँ हान उसे घर लेकर के जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं करोगी आज के लिए। तो जिया उसे धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं या कभी आपने मुझे लाइक भी किया है। ये सुनकर के तो हान काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ में सोना पसंद है। ये सुनकर के तो जिया का दिल टूट करके रह जाता है और वो कहती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप एक राक्षस हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। हान सोचने लग जाता है कि मेरे जैसा इंसान किसी से प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि वो जिया को लाइक करने लगा था और उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब अगले दिन हान जिया को जानबूझकर के काट देता है और उससे कहता है कल तुम मेरे साथ में एक कॉकटेल पार्टी में चलना होगा। तो जिया पूछती है क्या वहाँ पर दादी भी जाएंगी। तो हान कहता है कि नहीं, वहाँ पर दादी नहीं जाएंगी। तो जिया कहती है फिर आप मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहते हैं, मैंने आपकी दादी के सामने आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहा था ना कि दूसरों के सामने। जिस पर हान कहता है कि मैंने सबको बता रखा है पहले से कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ में जाना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब जिया के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो अगले दिन कॉकटेल पार्टी में चली जाती है और हान के आने का वेट करने लगती
है, जहाँ सभी लोग उसे तरह तरह की बातें पूछने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम ही हान की गर्लफ्रेंड हो ना। यहाँ पर वो सबको जवाब देते देते थक जाती है और हान को कंटिन्यू मैसेज करके कहती है कि आप जल्दी से पहुंचिए, आखिर मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर लिली अपने फ्रेंड्स के साथ में आ जाती है और जिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए उसे जलील करने लगती है, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड्स उसे पकड़ लेती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा परेशान कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ कर पाती, वहाँ पर हान आ जाता है और ये नजारा देख करके तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जहाँ लिली उसके सामने खड़ी होकर के कहने लग जाती है आखिर आप इस गंवार के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। इस टाइप की लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं जो कि अमीर आदमियों के बिस्तर पर चढ़ करके कामयाबी और पैसा पाना चाहती हैं। इस बात पर हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो लिली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि अपने जबान पर लगाम दो, लगता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ में लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से लिली बहुत बुरी तरीके से बौखला जाती है और सीधा हान के ऑफिस पहुंचती है और उससे कहती है कि आखिर आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक क्यों किया है। हान उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। जहाँ लिली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हान कहता है कि फिर मेरा इससे क्या लेना देना है। तो लिली बताती है कि मैं पिछले महीने बिजनेस ट्रिप पर गई थी जहाँ पर बहुत सारे आदमी थे जिनके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। मुझे नहीं पता है कि इस बच्चे का फादर कौन है, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करना कि मैं इस बच्चे को तुम्हारा नाम दे दूंगी और सबको लगने लगेगा कि तुम फादर बन सकते हो और तुम्हारी इज्जत भी नहीं घटेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर के हान को डिस्कस्टिंग फील होता है और उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल करके बाहर फेंकूं। लेकिन लिली उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है और वो वहाँ पर बकर बकर करती रहती है, जिस पर हान उठ करके उसे पकड़ करके अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। जहाँ लिली चिल्ला चिल्ला करके कहने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। उसकी सारी बातें पूरा ऑफिस सुन रहा होता है। वहीं पर जिया भी होती है जो कि उसकी ये बातें सुन लेती है और उसे यहाँ पर लगने लग जाता है कि वो हान के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। अब हान जब घर जाता है तो जिया का बदला हुआ सा बिहेवियर देख करके उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों, क्या हो गया तुम मुझे बताओ। लेकिन जिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती। इस बात पर हान उसे किस कर लेता है तो जिया उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, फिर भी आप मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर के हान कहता है क्या बकवास कर रही हो, ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। तो जिया कहती है कि आप सच कह रहे हैं। तो हान कहता है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा उसके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है, मैंने तुझे छुआ तक नहीं है। यहाँ पर जिया को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। लेकिन अगली सुबह लिली हान के घर पहुंच जाती है जो कि जिया को मिलने के लिए नीचे बुलाती है। जिया जैसे ही नीचे जाती है तो वो उसे बताने लग जाती है कि मुझे दादी ने यहाँ पर रहने के लिए भेजा है क्योंकि मैं हान के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। जिस पर जिया उसका रिपोर्ट देखते हुए कहती है कि मुझे पता है कि बच्चा हान का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आकर के झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर लिली कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं जानती हूँ कि हान ने तुम्हें अपने झूठ में फंसाया है। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ में सो चुका है और अगर ऐसा ना होता तो मुझे ये बात कैसे पता चलती कि उसके अंदर कोई कमी है और वो फादर कभी भी नहीं बन सकता है। लेकिन उसकी किस्मत कितनी अच्छी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर के जिया के दिमाग में हान के खिलाफ शक पैदा होने लगता है। तभी उसे वोमिटिंग फील होने लगती और वो कहती कि ठीक है अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जब हान घर वापस आएगा तो मैं इस बारे में उससे बात करूंगी। जिस पर बटलर कहने लग जाता है कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि लिली मैडम ने हान के बच्चे को कैरी किया हुआ है और वो फैमिली को वारिस देने वाली, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के जिया हान को कॉल करने लगती है पर उसका कॉल तो लग ही नहीं रहा होता है, जिसे देख करके बटलर भड़क जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी हो। ये सुनकर के जिया फौरन से अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर बटलर उसका सामान चेक करने लगता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे जैसी औरतों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो कि अमीर आदमी के मिस्ट्रेस बनने की फिराक में रहती हैं। इतना हार्श वर्ड सुन करके तो जिया का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो अपना सामान उठाते हुए वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर के हान को बहुत सारे मैसेज और कॉल करने लगती है पर उसका कहीं भी अता पता नहीं होता है। तभी वो नूडल्स ऑर्डर करती है पर वो जैसे ही नूडल्स को खाने जाती है उसे फिर से वोमिटिंग फील होने लगता है, जिससे कि वो परेशान होकर के डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो बाहर बैठ करके बेचारी रोते हुए सोचने लग जाती है कि हम तो रियल कपल भी नहीं है और ना ही वो मुझसे प्यार करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या वो मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तभी जिया के पास में हान की कॉल आती है जहाँ वो उसे बताता है कि मैं फ्लाइट में था इसलिए तुम्हारा मैसेज और कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। अब जिया उसे सारी बात बता देती है कि किस तरीके से बटलर ने उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर के तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसकी रोती हुई आवाज सुनकर के फौरन से उसकी लोकेशन पर पहुंचता है, जिसे देख करके जिया कहने लग जाती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए, आपको तो लिली के पास जाना चाहिए क्योंकि वो रिपोर्ट लेकर के आई थी और उसने कहा है कि वो आपके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है और वो आपके साथ में सो भी चुकी है। जिस पर हान उससे कहता है कि बेबी मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की के साथ में नहीं सोया हूँ, अगर मैंने ऐसा कभी किया हो तो मैं मर जाऊंगा। इस बात पर जिया कहती है कि प्लीज ऐसा मत कहिए पर मैं अब आपके साथ में घर वापस नहीं जाऊंगी। जिस पर हान कहता है कि ठीक है पहले मैं अपने घर से कचरा साफ करके आता हूँ फिर तुम्हें आकर के ले जाऊंगा। इतना कह करके वो वहाँ से घर चला जाता है। जहाँ लिली मेड से अपने पैर हाथ की मसाज करवा रही होती तो हान उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें लात मार करके इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जैसी जलील औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। इतना कह करके वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसका सामान भी फेंक देता है, जिसके बाद में वो बटलर की क्लास लेता है और उसे भी तत्काल प्रभाव पर नौकरी से निकाल देता है। जिसके बाद में वो जिया को घर लेकर के आता है पर
जिया तो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होती है कि उसे आखिर करना क्या चाहिए, लेकिन उसके पास में कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तभी हान उसे नोटिस करता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहाँ हान उसे टच करके देखता है तो उसे हल्की सी फीवर होती है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हान के पास में एक कॉल आती है कि लिली ने उसकी वजह से खुद को हर्ट कर लिया है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर के तो हान काफी परेशान हो जाता है और जिया से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि उसने मेरी वजह से खुद को हर्ट कर लिया है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब हान को इस तरीके से जाता हुआ देख करके जिया को फिर से इनसिक्योरिटी फील होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर दादी आती है और उसे इस तरीके से रोता हुआ देख करके काफी परेशान हो जाती है और उससे बहुत प्यार से पूछती है क्या हुआ, प्लीज दादी को बताओ। लेकिन तभी जिया को वोमिटिंग फील होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जहाँ दादी वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर के सुनने लग जाती है और उसकी कंडीशन देख करके वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे जिया बाहर आती है तो दादी उससे पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के तो जिया का फेस उतर जाता है और वो समझ जाती है कि अब तो दादी को पता चल गया है, इसीलिए वो रोते हुए कहने लग जाती है कि पर मैंने हान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब दादी को ये बात क्लियर होती है तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो गॉड का शुक्रिया अदा करने लग जाती है और कहती कि अब से तुम फू परिवार की बहू हो और अब इस बात को कोई भी नहीं काट सकता है। और रही बात हान को बताने की तो मैं उसे इस बात के बारे में बताऊंगी। इधर लिली परफेक्ट बेचारी बनने का नाटक करके हॉस्पिटल में पड़ी होती है। जहाँ लिली के फादर हान के आते उसके ऊपर गुस्से से टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर उसकी प्रेगनेंसी का इल्जाम लगाते हुए कहने लग जाते कि तुम्हें उसके बच्चे की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। जहाँ हान अब इस बात को क्लियर करता है कि उनकी बेटी ट्रिप के दौरान कई मर्दों के साथ में अपना मुंह काला करवाई थी, उसे तो ये तक नहीं पता है कि उसके बच्चे का फादर कौन है। ये सुनकर के तो लिली के पेरेंट्स का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है। जहाँ उसकी मदर पूछती है क्या ये बात सच है। अब फाइनली लिली इस बात को कबूल करती है कि उसने क्या किया था ट्रिप के दौरान और ये बच्चा हान का नहीं है। तभी हान के पास में उसकी दादी की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि जिया तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो हान की जैसे दुनिया ही रुक जाती है और वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि दादी क्या आप सच कह रही है कि जिया प्रेग्नेंट है। तो दादी कहती कि हाँ अब जल्दी से तुम वापस आ जाओ। इस बात पर हान कॉल काट देता है और लिली से कहता है कि आज के बाद में मुझसे तुम दूर रहना। जहाँ लिली कहने लग जाती कि मैंने अभी भी सुना कि जिया तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती कि वो तुम्हारे ही बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और के साथ में मुंह काला करवाया हो। जिस पर हान कहता है कि तुम अपने जैसा सबको नहीं समझ सकती हो, जिया तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी इंसान हूँ जिसने कभी उसे छुआ भी था। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और भागता हुआ अपने मेंशन पहुंचता है जहाँ वो जिया को बहुत प्यार से देखता है और अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ ताकि इस बात का पूरी तरीके से कंफर्म कर सकूं कि सच में प्रेग्नेंट है। तो दादी कहती कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगी। अब चेक करवाने के बाद में सभी बेसब्री के साथ में रिपोर्ट आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल ठीक है। बच्चे का नाम सुनकर के दादी कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है। जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ट्विंस बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो दादी की खुशी के मारे आंख चमक उठते हैं और हान तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। जहाँ हान डॉक्टर को कोने में ले जाकर के पूछता है कि आप पूरी तरीके से श्योर है कि वो 2 बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है और ये बच्चे मेरे ही हैं। तो डॉक्टर बताता है कि मैंने पूरी तरीके से चेक किया है, आपका डीएनए उसके साथ में 100% मैच करता है। ये सुनकर के हान की जान में जान आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाँ हान उसे बहुत प्यार से घर लेकर के जाता है, पर जिया तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई भी इरादा नहीं था दादी को इस बारे में बताने का। तो हान कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो, क्या तुम मुझे इस बात के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहती थी। तो जिया कहती है कि मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूंगी। तो हान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर जिया शॉक रह जाती है और कहती है कि अब आप मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं जैसे कि आपने मुझे अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनाया था। तो हान उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रियल मैरिज चाहता हूँ और तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। जहाँ जिया कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। जहाँ हान उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में बैठा करके सारी बातें समझाता है और उसे लिली के बारे में भी सारी बातें क्लियर कर देता है। ये सब सुनकर के जिया काफी खुश हो जाती है और उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ वो जिया को अपने साथ मैरिज ब्यूरो ले जाता है और उसे खुशी खुशी शादी कर लेता है। अब जब वो दोनों घर आते हैं तो हान उससे कहता है कि अब से तुम मेरे साथ एक ही बेड पर सोओगी क्योंकि अब से तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन जिया इस बात के लिए तैयार नहीं होती। तो हान उससे कहता है कि अब चलो मेरी बात को काटो मत। अब जिया ना चाहते हुए उसके बगल में जाकर के लेट जाती है। जहाँ हान रोमांटिक होने लगता है तो जिया उसे रोकते हुए कहती है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के हान रुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था और अब से मुझे अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अब हमें यहाँ से 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया अपने ट्विंस बच्चों को स्कूल से रिसीव करने के लिए गई होती है। जहाँ उसके दोनों बेटे उससे बर्गर खाने की जिद कर रहे होते हैं। तभी हान में बिजनेस ट्रिप से वापस आता है जिसे देख करके दोनों बच्चे काफी खुश
खुश हो जाते हैं और अपने फादर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हान उन दोनों से पूछता है कि तुमने मम्मा को बहुत ही ज्यादा परेशान किया ना, क्योंकि पापा तो इतने दिनों से घर में थे नहीं। इतना कह करके वो जिया की तरफ जाता है तो जिया पूछती कि आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, जिस पर हान उसे फौरन से गोद में उठाते हुए कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। जिया कहती कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो हान कहता है कि देखने दो, अब मुझे मेरी वाइफ चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।